So now we are going to apply a Carnot cycle on Carnot engine. तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्नोट इंजन होता क्या है। तो कार्नोट इंजन में एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। सिलेंडर पूरी तरह से क्लोज्ड होता है और उसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है, मतलब यहां सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। दूसरी चीज, इस क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर एक परफेक्ट गैस भरी हुई रहती है। ये गैस क्लोज्ड साइकिल में काम करती है, यानी ना यहाँ पे इनलेट होगा ना एग्जॉस्ट वाल होगा, सेम गैस अगेन एंड अगेन विल बी यूज्ड। देन हीट ट्रांसफर, जो इंजन सिलेंडर के अंदर हीट ट्रांसफर होता है और इंजन सिलेंडर से बाहर हीट ट्रांसफर होता है, वो एक रिजर्वायर को होगा। एंड देन ये जो सिलेंडर वॉल्स होती है वो परफेक्टली इंसुलेटेड होती है। तो आगे हम कार्नोट साइकिल की 4 प्रोसेस को इस कार्नोट इंजन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो सकती है। So let's learn about the processes in detail. The first process is reversible isothermal expansion. As the process says, in this process, the piston moves from 1 to 2, and this process is expansion. So volume is increases from 1 to 2, यानी पिस्टन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करेगा और ये जो मूवमेंट होगा वो होगा हीट ट्रांसफर की वजह से। क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो हीट पिस्टन को मूव करेगी, यानी गैस को एक्सपांड करेगी। गैस एक्सपांड होगी मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर रिड्यूस होगा। पर यह प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एंड ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट टेम्परेचर विल बी T1 विल बी इक्वल्स टू T2, और हम उसको बताएंगे higher temperature, that is TH, because it is the temperature of heat reservoir at higher temperature. And to calculate the outcome of this process, during this process what will happen, heat is added to the system, यानी heat हमने सप्लाई की है और कितनी हीट हमने सप्लाई की है, कितनी हीट हमने ऐड की है, ये हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी QA इज इक्वल्स टू MR T1 यानी TH log to the base E V2 upon V1. The second process is reversible adiabatic expansion. Now, because this process is adiabatic expansion, the piston is going to move from 2 to 3. During this process, heat transfer is 0 because this is a adiabatic process. So, insulation at the cylinder head, ये cylinder head के ऊपर हमने insulation provide किया हुआ है, and then temperature will drops from T2 to T3. Temperature कम होगा, क्यों? कि piston T2 से T3 की ओर जा रहा है, यानी एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर अगर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इस प्रोसेस में जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाएगा गैस की वजह से, यानी द गैस विच इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज गोइंग टू परफॉर्म अ वर्क डन, and that thing is known as work done by the gas, and this is the work output of this cycle. After this, a third process takes place, that is reversible isothermal compression. Now a piston starts moving from position 3 to 4. So piston is moving inside, यानी कॉम्प्रेशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, और जब ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस होंगी तो हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और क्योंकि हमने यहाँ का इंसुलेशन निकाल दिया है तो हमको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, तो जो भी हीट जनरेट होने वाली है, जो भी टेम्परेचर में इंक्रीज होने वाला है, वो हम इधर सप्लाई कर देंगे ताकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके। So this process is known as isothermal compression. Again temperature constant रहेगा, यानी T3 will be equals to T4, और इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होंगी, और हीट रिजेक्ट हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। In the end, the last process will be occurred, that is 4 to 1, and it is reversible adiabatic compression. During this process हम इंसुलेशन फिर से अप्लाई कर देंगे और पिस्टन मूवमेंट होगा 4 से 1 पे, तो पिस्टन मूवमेंट विल बी 4 to 1. ड्यूरिंग दिस अगेन व्हाट हैपेंस, बिकॉज इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर विल बी 0 एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम T4 to T1, बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, गैस कॉम्प्रेस होंगी, और ये करने के लिए हमको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि हमको गैस को कॉम्प्रेस करना है, गैस को दबाना है, और दबाना है तो काम करना पड़ेगा. So that's why there will be a work done by the gas, or sorry, work done on the gas. And in this cycle, अगर पूरे साइकिल का टोटल आउटपुट कम निकाले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो नेट वर्क क्या होगा कि हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन. जितनी हीट हमने ऐड की उसमें से अगर रिजेक्ट करने वाली हीट अगर हमने माइनस कर दी तो वो हमारा नेट वर्क डन. अगर हमें हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन पता है तो हम लोग कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला हमेशा होता है कि नेट वर्क डन कितना हुआ डिवाइडेड बाय हीट एडिशन या इनपुट. जैसे कि यहाँ पर जो हीट इनपुट था, जो इनपुट था वो था हीट एडिशन, सो क्यू ए इज द एडिशन, और नेट वर्क डन क्या हुआ क्यू ए माइनस क्यू आर. और इसी को अगर आगे लिखा जाए तो ये फार्मूला बनता है. और क्योंकि हमको डेरिवेशंस नहीं है एग्जाम में, सो दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला, दैट इज efficiency of Carnot cycle is equals to 1 minus TL upon TH. यहाँ पे L और H इसलिए यूज किया है क्योंकि कार्नोट इंजन दो टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं. एक हायर टेम्परेचर होता है, एक लोअर टेम्परेचर होता है. और जब भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हायर टेम्परेचर कौन सा है और लोअर टेम्परेचर कौन सा है. और अगर आपने ये दोनों आइडेंटिफाई कर लिए तो आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is all about the कार्नोट साइकिल, एंड इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट सबसे पहले हमने सीखा कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है. पहली स्लाइड में हमने बताया था कि किसी भी इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है वो कार्नोट साइकिल से हमको पता चलता है. सो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होंगी. देन एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड. यहाँ आप कोई भी फ्लूइड यूज कीजिए, आप किसी भी गैस को यूज कीजिए, वो परफेक्ट गैस है, कोई और टाइप का फ्लूइड है, तो उसकी एफिशिएंसी से उस फ्लूइड से आपकी एफिशिएंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेंगी? सिर्फ दो टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर कितना है और लोअर टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड करेंगी. और सबसे जरूरी बात कि जो जितना ज्यादा ये दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी. So these are the main points and these are the summary of this particular lecture. In the end, these are the commonly asked question on the Carnot cycle. तो कार्नोट साइकिल पे पूछे जा सकने वाले ये इतने क्वेश्चंस है. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है रिप्रेजेंट कार्नोट साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है. पीवी और टीएस डायग्राम क्लियरली बनाइए, नंबरिंग प्रॉपर कीजिए और प्रोसेस के नाम लिखिए. देन डिस्क्राइब कार्नोट साइकिल विद पीवी एंड टीएस डायग्राम. तो इसके अंदर आपको प्रोसेस को डिस्क्राइब करना जरूरी है. एंड द लास्ट वन इज राइट द इक्वेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल एंड राइट मीनिंग ऑफ ईच टर्म. तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको एफिशिएंसी का इक्वेशन लिखना है जो हमने आखिरी में डिराइव किया था कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच. और अगर वो फॉर्मूला आपने लिखा उसमें सब नीचे में हर टर्म का मीनिंग लिखिए. तो इस तरह से आप ये तीन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं. तो ये क्वेश्चंस को हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरह कंसीडर करेंगे. वीडियो को बार बार देखिए और ये क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखिए. So this is all about Carnot cycle. Thank you. Keep learning.